नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी चीज हुई जिसको लेकर के मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं तो बहुत अद्भुत काम कर दिया शरद पवार ने। शरद पवार ने कोई भी अद्भुत काम नहीं किया। शरद पवार ने वही काम किया जो इस देश की सारी परिवारवादी पार्टियां करती रहती हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी में ऐसी खबर आ रही कि टूट होने वाली है। उनके भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत पवार विधायक तोड़ करके भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाने वाले हैं। एक बार तो शपथ ग्रहण भी हो चुका था। आप लोगों को पता ही है, जब अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके थे, फिर उसके बाद वो सरकार बनी नहीं, वो सरकार गिर गई। फिर कहा गया कि जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य नहीं है राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार हैं, पटकनी दे दी। हालांकि बाद में मात कैसे मिली वो सब आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन मैं आज दूसरी बात करने वाला हूं। मैं आज बात करने वाला हूं 10 तारीख को एनसीपी की 25वीं स्थापना दिवस था। एनसीपी जो पार्टी है शरद पवार की, उसके 25वें स्थापना दिवस के दिन शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। कौन थे 2 कार्यकारी अध्यक्ष? एक थी उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो स्वाभाविक था, लेकिन इस पे प्रश्न न उठे तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में बना दिया। लेकिन कार्यभार किसको क्या क्या दिया ये भी समझने वाली बात थी। सुप्रिया सुले को जहां पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यभार मिला, वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा का कार्यभार जो है वो प्रफुल्ल पटेल को मिला। और इस मीटिंग में बैठे हुए थे अजीत पवार, और अजीत पवार को मिला कुछ भी नहीं। हालांकि बाद में क्लेरिफिकेशन आया कि अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो कितने बड़े विपक्ष के नेता हैं आप सभी लोग जानते हैं, और वो इससे कितना खुश हैं ये भी आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से शरद पवार ने अपने जीते जी एक कंफर्मेशन दे दिया कि मेरे बाद भतीजा नहीं वारिस होगा, चाहे वो कितना भी काबिल हो, मेरे बाद मेरी बेटी ही इस पार्टी की वारिस होगी। तो अब सोचने वाली ये बात है कि जो लोग इन परिवारवादी पार्टियों के साथ अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं, उनका कोई भी राजनीतिक भविष्य नहीं है। मैं बात करूंगा उन पार्टियों के ऊपर और जो परिवारवादी पार्टियां हैं और किस तरीके से उसमें हुआ, फिर आप लोग निर्णय करिएगा कि मैं मेरी एनालिसिस कितना सही है कितना गलत है। खैर, अभी बात कर लेते हैं थोड़ी देर तक महाराष्ट्र की ही राजनीति पे। शरद पवार ने कंफर्म कर दिया कि मेरे बाद सुप्रिया सुले। बैलेंस करने के लिए कोई विद्रोह विस्फोट न हो, बहुत सवाल न मुझसे पूछे जाएं, इसलिए प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में कार्यभार दे दिया। लेकिन प्रफुल्ल पटेल को महाराष्ट्र से दूर कर दिया गया। अगर एनसीपी के टोटल वजूद और राजनीति की बात की जाए तो चिट्टा पुट्टा कहीं एकाक सांसद विधायक बन जाते हैं कभी कभी, अदरवाइज जो इनकी ताकत है वो सब महाराष्ट्र के अंदर है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र की ताकत जो है वो सुप्रिया सुले के हाथ में। अजीत पवार उस मीटिंग में बैठे थे। अजीत जैसे घोषणा हुई, अजीत पवार उठ करके चल दिए। अजीत पवार से पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने इस पे बात करने से मना कर दिया कि इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। शाम तक क्लेरिफिकेशन आ गया शरद पवार का कि अजीत पवार के ऊपर कि अजीत पवार तो विपक्ष के नेता हैं ही। अच्छा जी, चलिए, बात आई गई होगी। लेकिन इस बात को बड़े संदर्भ में समझने की कोशिश करिएगा, इस बात को दूसरे संदर्भ में समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों परिवारवादी पार्टियों के चक्कर में नेता जो परिवार के अंग नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है, वह अपना राजनीतिक भविष्य खराब करते हैं और दिन भर जय जयकार करते हैं। यह एक बहुत बड़ी सीख है। अब मैं परिवारवादी पार्टियों को उत्तराधिकार की बात करूंगा। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव ने बनाई। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, जनता ने मुलायम सिंह यादव के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट दिया, तो मुलायम सिंह यादव ने अपने जीते जी, ऐसा जैसा मुलायम सिंह यादव ने किया था ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। उन्होंने पगड़ी अपने भाई को नहीं पहनाई दोस्तों, उन्होंने उनसे अक्षम अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाई। हालांकि समाजवादी पार्टी में ही धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव से ज्यादा काबिल नेता थे और उनसे पहले से नेतागिरी कर रहे थे और सांसद भी थे,
फिर भी उनको नहीं मिला। मिला किसको? अखिलेश यादव को। एक एग्जाम्पल। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मुलायम सिंह वाला लालू प्रसाद यादव की बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने 9वीं फेल बेटे को पार्टी की कमान देना उचित समझा, किसी अन्य काबिल नेता को देना उचित नहीं समझा। हालांकि उसकी पार्टी में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भी कई काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे भी हैं, पुराने नेता भी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था जब लालू प्रसाद यादव कुछ भी नहीं थे। तो उनको नहीं मिला। मिला किसको? बेटे को। बड़े बेटे को मिला है, साथ में छोटा बेटा भी साथ दिया गया है। अब बात करते हैं, अच्छा लालू प्रसाद यादव से एक बात और ध्यान रखिएगा, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में गए थे तो लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के किसी काबिल नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो यह बात भी बहुत भली बात से समझिएगा कि परिवारवादी पार्टियां कितनी डरी हुई होती हैं, या उनका कितना बस होता है कि वो अपने परिवार के बाहर नहीं सोचती, वो भी परिवार में सगा देखती, एकदम सगा, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, चाचा भतीजा भी नहीं देखती हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, पार्टी की कमान गई अजीत चौधरी के पास, अजीत चौधरी से कमान गई दुष्यंत चौधरी क्या नाम है, जयंत चौधरी के पास। अब आप ये बताइए कि इनकी पार्टी में जयंत चौधरी से काबिल कोई नेता नहीं है क्या? और कोई जाटी नेता की अगर बात है तो क्या कोई और जाट नेता नहीं था इनकी पार्टी में काबिल? लेकिन नहीं दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, जनता दल सेकुलर का नेतृत्व करते हैं, आप सभी लोगों को भली भांति पता है। लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन है? एचडी कुमारस्वामी, जो उनका बेटा है। इसके आगे बढ़ते हैं, सोनेलाल पटेल। सोनेलाल पटेल के पार्टी की भी कमान किसके पास है? उनकी दो बेटियां। जैसे सोनेलाल पटेल की पार्टी में दो गुट बन गए, तो दो पार्टियां बन गई। तो एक पार्टी जो अनुप्रिया पटेल है वो संभालती हैं, दूसरी बेटी पल्लवी पटेल है वो संभालती हैं अपने माताजी के साथ। शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं, अकाली दल। हालांकि अकाली दल की स्थापना तो आजादी से पहले हुई थी, उसका दूसरा मकसद था, बहुत अलग बातें थी। लेकिन बादल परिवार आया जब से, तो बादल परिवार, पहले बड़े बादल, फिर सुखबीर बादल, छोटे बादल, यही है। इसके और तो कोई नेता ही नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, जो पार्टी में डिसीजन ले सके, जो पार्टी में बड़ा पद ले सके, या जरूरत पड़े या कोई संभावना बने तो मुख्यमंत्री बन सके। तो ये भी आप लोगों ने देखा। अब पीडीपी देख लीजिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती। इसके आगे डीएमके करुणानिधि का बेटा स्टालिन। फिर इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां छोटी बड़ी जो हैं। अब मतलब इतनी पार्टियां हैं, तो मैं बड़े नाम बता रहा हूं जो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये बताइए कि इन परिवारवादी पार्टियों का झंडा ढोने का मतलब यह है कि आप विधायक और मंत्री, बहुत बड़ी पार्टी हो गई तो प्रदेश अध्यक्ष, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये अधिकतम लिमिट है आपकी। इसी परिपाटी पे तो अब कांग्रेस भी चल रही है, लेकिन वो लोग बना देते हैं कभी कभी इधर उधर करने के लिए। राष्ट्रीय पार्टी है तो कहते हैं थोड़ा उधर दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसकी उम्र 25 साल हो गई रहेगी। कांग्रेस का जो गांधी नेहरू परिवार है उसी में से। तो वो भी आप देखते हैं, पंडित नेहरू बने, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, फिर उनके बेटा बने, तो पूरा एक लेगेसी चली रही है। राहुल गांधी को बनाया ही जा रहा है, जबरदस्ती बनेंगे कि नहीं बनेंगे समय बताएगा। अब आप सोचिए कि इन परिवारवादी पार्टियों में कौन सी ऐसी अनोखी बात कर दी शरद पवार ने जिसको लेकर के हो रहा, अरे बहुत तगड़ा स्ट्रोक चल दिया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अरे मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं चल दिया, एकदम क्लियर क्रिस्टल था कि सुप्रिया सूले ही शरद पवार की वारिस होंगी, राजनीतिक वारिस। जैसे होता है ना कि पिता की जमीन, पिता की जायदाद बेटे को मिलती है, तो ये राजनीति को भी जायदाद बना करके रखते हैं। और बताते क्या है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दिया भाजपा ने। डेमोक्रेसी, अरे मोदी कहाँ के, शाह कहाँ के, नड्डा कहाँ के, राजनाथ सिंह कहाँ के, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ के, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ के। तो ये डेमोक्रेसी खतरे में आ गई इससे, और इनके पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है।
राजीव गांधी डिसीजन लेते थे, राजीव गांधी के मरने के बाद कुछ दिन बीच में गड्ढम गड्ढा रही, फिर उसके बाद सोनिया गांधी डिसीजन मेकर रही, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब डिसीजन मेकर हैं। राजीव गांधी के पीछे उनके भाई और उनकी माता डिसीजन मेकर थी कांग्रेस की। उसके पीछे चले जाइए तो उनके इंदिरा गांधी के पिता डिसीजन मेकर थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। और आरोप के इसमें भाजपा ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। अरे कैसा लोकतंत्र तुम लोगों का है भाई, कि उस लोकतंत्र में कोई काबिल नेता ही नहीं तुम लोगों को पार्टी मिलता है। मुझको तो इन पार्टियों की राजनीति करने वालों पे तरस आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिला जुला करके कांग्रेस ठीक ही है, वो मजबूरी है उनके पास भी, नहीं तो हर प्रदेश में अपने ही नेहरू गांधी परिवार से बैठा देते मुख्यमंत्री भी। लेकिन समस्या है उनके पास, और वो उसी तरीके की लेगेसी के साथ चलते भी हैं। इस बात को भी समझ लीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया है इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी चलती है? वो नीतीश कुमार बुलाते बुलाते थक गया, या वो विपक्ष की मीटिंग कर ले, विपक्ष की मीटिंग और 23 को देखो क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। राहुल गांधी विदेश से आएंगे, पूछे अरे पार्टी अध्यक्ष तुम, राहुल गांधी विदेश से आएंगे तो क्यों पूछा जाएगा? जब पार्टी अध्यक्ष तुम हो तो तुम डिसीजन लो ना कि जाना है कि नहीं जाना है, यस या नो। तो ये स्थिति है। उसके बाद भी इस देश में लोगों को लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। जो जितना चिल्ला ले चीख ले लोकतंत्र के बारे में, लगता है कि यही असली लोकतंत्र का पुरोधा है, यही लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे वो उनकी पार्टी का डिसीजन है, उनको मतलब, अरे काहे का, पार्टी किसी की होती थोड़ी ही ना, पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है, पार्टी के लिए जो लोग मेहनत करते हैं उनकी होती है, और उनको स्थान ही नहीं मिलता है। तो मेरे जैसा विश्लेषक तो यही कहेगा ना कि मुझको तो तरस आता है जो इनकी दरी और चादर उठाते हैं और इनका झंडा उठाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं दिन भर। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि हम लोग मजलूमों के, गरीबों के, फलाने के, ढिकाने के आवाज बुलंद करते हैं। अरे तो किसी गरीब को ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया होता, नहीं अजीत पवार अपने भतीजों को बनाया शरद पवार ने, तो क्या शरद पवार की पार्टी में उनकी बेटी से काबिल कोई नेता नहीं था? सोच करके देखिएगा इस बात को। और यह सारी परिवारवादी पार्टियों पे लागू होता है। तो ये थी राजनीति, ये थी परिवारवादी पार्टियों की चीजें। और भी ये लिस्ट लंबी हो सकती है, आप निकालिएगा ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर का के बाद जो भी पार्टी थोड़ी बहुत रहेगी उसका बेटा देखेगा, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी में उसका बेटा देखेगा। मैं इस बात का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं कौन एनडीए के साथ है, कौन यूपीए के साथ है, कौन इसके साथ है, कौन उसके साथ है। परिवारवादी पार्टियों का इतिहास, भूगोल ही यही है, और वो यही करती रहती हैं परिवारवादी पार्टियां, कोई अनोखा काम नहीं। और उसके बाद भी पीछे जिंदाबाद शरद पवार, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद फलाने यादव, जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद भाई? पार्टी में तो पहले लोकतंत्र लाओ, तब तो इस देश का लोकतंत्र बचाओगे। भाषण देते हो मंच से बड़े बड़े, लोकतंत्र बचाने निकले हैं हम लोग, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। खतरे में आ गया कि परिवार बचाने चले हो। सोनिया गांधी जी को अपने बेटे को बचाना है, तो किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना है, तो किसी को अपने बेटे को एमएलए बनवाना है, यही तो चल रहा है। और भाजपा में किसी का काबिल बेटा भी अगर विधायक एमपी बन जाए तो बताओ ना, भाजपा में भी तो है राजनाथ के बेटे विधायक हैं, तो फलाना है ढिकाने हैं। कौन डिसीजन मेकर है? राजनाथ का बेटा आपको लगता है कहीं किसी भी एंगल से डिसीजन मेकर है? या किसी भी भाजपा में किसी का बेटा है, का दुक्का अगर कहीं वो सांसद विधायक है, कभी मंत्री बन गया है, तो आपको लगता है डिसीजन मेकिंग में कोई हैसियत है उसकी? उस तरह तो तुम लोग भी अपने पार्टी में रखे हुए हो बहुत सारे नेता। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेने की स्थिति में हो। अच्छा चलो, तुम जब तक रहे, अध्यक्ष रहे, सब कुछ रहे, चलो तुमने तो किया, कम से कम अपने जाने के बाद तो पार्टी किसी अच्छे के हाथ में दे दो। आज ममता बनर्जी के पास कोई नहीं है, फिर भी अभिषेक बनर्जी है वहां पे। कांसी राम ने पार्टी की स्थापना की, मायावती को लेकर के आए, लेकिन मायावती ने किसी को हैंडओवर नहीं किया अपनी पार्टी को, वो भी अपने भतीजे आनंद को ही बढ़ाने में लगी हुई है। पता नहीं वो बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, है तो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थितियां तो यही इंगित करती हैं। क्या उनके समाज, अगर समाज के नाम पे ही पार्टी है, जाति के नाम पे ही पार्टी है, तो क्या उस जाति में और नेता नहीं है जिनको बनाया जा सकता है? तो ये स्थिति है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। एक बार जरूर सोचिएगा कि देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं या जो परिवारवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें आपका भविष्य एमपी, एमएलए, मंत्री से ऊपर का नहीं है, वो भी आप बहुत चरण पूजन करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।